अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। मुज़ाकरात को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले यूएई की जानिब से पाकिस्तान पर एक और बॉम्ब शेल जो है वो गिराया गया है, इसकी तफसीलात आपको बताता चलूं। अमरीका की यूनिवर्सिटी जो कि यूएई में मौजूद है, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, और इसकी जो ब्रांच है वो अबू धाबी में मौजूद है। इस यूनिवर्सिटी ने क्या किया है कि पाकिस्तान के जो तुलबा हैं उन तुलबा को वापस पाकिस्तान भिजवा दिया है। और बहुत सारे तुलबा का जो दाखिला है ना वो ये रिजेक्ट कर रही है। इवन के बहुत सारे स्टूडेंट्स को फुल स्कॉलरशिप पर दाखिला भी यहां पर मिल चुका था, उनके दाखिले भी रिजेक्ट कर रही है। खबर यह है जी कि पाकिस्तानी तुलबा के दाखिले विड्रॉ कर लिए गए हैं। यूनिवर्सिटी ने तुलबा को रिग्रेट लेटर भिजवा दिए हैं, वो तुलबा भी शामिल जिनको यूनिवर्सिटी ने खुद 100% स्कॉलरशिप जो है वो दी थी। अब नाजरीन, ये बहुत ही छोटी हरकतें हैं जो कि यूएई की जानिब से की जा रही हैं, और इस हरकत के बाद अब तो ये साफ हो गया है कि ये कोई गुस्सा है या कोई खुन्नस है या कोई जिद है या कोई बुग़्ज़ है जो कि यूएई की जानिब से निकाला जा रहा है पाकिस्तान के हवाले से। पहले अचानक से अपने जो सारे पैसे थे वो वापस मांग लिए गए, लेकिन पाकिस्तान ने उस पर पैसे वापस करने से इनकार नहीं किया। पाकिस्तान ने कहा ठीक है, जो आपके पैसे हम वापस करने के लिए तैयार हैं। और जून तक पाकिस्तान ने 3 फेजेज में 4.8 अरब जो डॉलर है वो यूएई को वापस करने हैं। फिर उसके बाद यूएई और पाकिस्तान के ताल्लुकात को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन जो है वो की जाती रही, लेकिन इस पर भी पाकिस्तान की जानिब से कोई मनफी प्रोपेगेंडा नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान ने मुस्बत अंदाज में ही अपने रिलेशंस को आगे ले जाना चाहा और ये कहा जी कि ठीक है, उनके पैसे थे और ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, मुआहदे वगैरह तय होते हैं, उनके पैसे तो उन्होंने वापस मांगे और हम उनको देने के लिए तैयार हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान और यूएई के जो रिलेशन हैं वो खराब हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पाकिस्तान की तरफ से फिर भी जो मुस्बत पैगाम था वो गया। लेकिन फिर उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे इवन के लोगों ने जो क्लिप्स है ना वो भी डाले हुए थे, और प्लस बहुत सारी जो इतलात थी वो भी सामने आई, और उनमें ये जी कि एक मखसूस फिरके को भी काफ़ी ज़्यादा टारगेट किया गया। और फिर उसके अलावा लोगों को वहाँ से बगैर किसी वजह के डिपोर्ट भी कुछ किया गया। इवन के उन लोगों को भी डिपोर्ट किया गया जिनके पास गोल्डन वीज़ास थे और वो 16-16 साल से यूएई में मुकीम थे, अपनी जो खिदमात थी वो सरंजाम दे रहे थे, लेकिन फैमिली के हमरा उनको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया, निकाल दिया गया, उनके असासे वहाँ पर मौजूद थे। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सा एक रवैया था जो यूएई की जानिब से सामने आया। फिर उसके बाद अब ये खबर आ रही है जी कि जो पाकिस्तानी तुलबा हैं उनके साथ ये रवैया रखा जा रहा है और विड्रॉ कर लिए गए हैं। तुलबा को जो है वो जिनके दाखिले हो भी गए थे उनको भी अब वहां से मतलब खत्म कर दिए गए हैं उनके दाखिले। तो ये साफ जाहिर करता है कि यूएई जो है वो कोई जाती बुग़्ज़ बज़ाहिर लग रहा है कि पाकिस्तान के साथ निकाल रहा है और वो शदीद गुस्से में है। और क्यों गुस्से में है जी, इसकी तो 3 इंपॉर्टेंट रीजंस है। एक तो रीजन ये है जी कि पाकिस्तान मुज़ाकरात को लेकर जिस तरह से लीड कर रहा है, जिस तरह से जंगबंदी करवा रहा है, ये मंजूर नहीं है यूएई को। यूएई ये क्यों चाहेगा कि जंगबंदी हो और ईरान जो है वो इस खित्ते में सबसे ज्यादा बड़ी पावर बनकर जो है वो उभरे, ठीक है, खास तौर पर खलीजी ममालिक के साथ कंपेयर किया जाए। और फिर उसके बाद आबनाए हरम जो है वो बंद है और सारी जो उसकी ट्रेड है यूएई की, वो जो रास्ता है वो यूज हुआ होता है, ये उनको मसला पड़ा हुआ है। और फिर इसके साथ उनको मसला ये भी पड़ा हुआ है कि दुबई के ऊपर यूएई पर जो एतमाद है दुनिया का वो ख़त्म हो रहा है, और यूएई पोर्ट की बजाय ग्वादर पोर्ट या कराची पोर्ट जो है यहाँ का जो रुख है वो दुनिया कर रही है। ज़ाहिर सी बात है ये भी कैसे जो मंजूर है वो उनको हो सकता था। तो इन चीज़ों को बुनियाद बनाते हुए आप कहें या इस वजह से जी जो अंदाजे वो होते हैं जी कि ये जो सर्द मोहरी है ना, सर्द मोहरी भी छोड़े, मतलब बाकायदा तौर पर अमली इक़दाम जो है वो किए जा रहे हैं। और अब इस चीज़ का भी खदशा है कि कहीं पाकिस्तान के वहाँ पर जो मजदूर वगैरह हैं, जो कोई तकरीबन कोई 2 से 2.5 मिलियन के करीब पाकिस्तानी जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, कि उनको डिपोर्ट करना शुरू ना कर दे। खैर ये वाला स्टेप फाइनल स्टेप हो सकता है और ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि उनकी भी इकोनॉमी के ऊपर और दीगर चीज़ों के ऊपर बड़ा असर जो है वो इससे पड़ेगा, लेकिन ये काम जो है वो यूएई की जानिब से किए जा रहे हैं। बहरहाल जी मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी हुकाम को सफारती लेवल पर इन चीज़ों को देखना चाहिए और देखना चाहिए कि ये मामलात क्या है, और फिर उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग जो मैसेज है वो पाकिस्तान की तरफ से भी जो है वो जाना चाहिए कि ये क्या एक अजीब सी जो हरकतें हैं वो यूएई की जानिब से की जा रही हैं। बहरहाल लेकिन और रीज़न इसमें यह भी हो सकती है कि पाकिस्तान सऊदीया जो है उसके ज़्यादा करीब हो गया है, और सऊदीया पाकिस्तान को ये भी तफसीलात आई हैं जी कि पैसे भी दे रहा है और वही पैसे फिर हम आगे यूएई को पकड़ा देंगे कि ये जो आपके पैसे थे वो हमने आपको वापस कर दिए हैं। इसके अलावा यूएई के जो आला हुकाम है उनकी जानिब से एक और स्टेटमेंट भी सामने आई है,
और वो ये कहते हैं जी कि हम इलाकाई ताल्लुकात का असर नो जायज़ा जो है वो लेंगे जी, और यूएई हालिया पेशरफ्त के बाद अपने आलमी ताल्लुकात का बारीक बीनी से जायजा लेगा और यह तयन करेगा कि किन ममालिक पर भरोसा किया जा सकता है। अनवार करकाश ये सीनियर सफारती मुशीर हैं सदर मुतहदा अरब अमारात के, इनकी जानिब से जो स्टेटमेंट है वो दी गई है। बहरहाल ये जो भी हरकतें यूएई की जानिब से की जा रही हैं पाकिस्तान के हवाले से, मैं समझता हूँ कि बाद में उनको पछताना पड़ेगा। पाकिस्तान के साथ जो दोस्ती है, जो ताल्लुकात हैं, वो बेहतर ही रखने चाहिए, क्योंकि जिस तरफ इस वक्त चीज़ें जा रही है ना, एक नया जो ब्लॉक अगर बनने जो जा रहा है, जिसमें सऊदीया, पाकिस्तान, ईरान या तुर्की वगैरह होंगे, और दूसरी तरफ अगर यूएई होगा, तो उनको मतलब है कि इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, उनको चीज़ों को सोचना चाहिए। बहरहाल ये कुछ इकदाम उनकी जानिब से लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान में जो मुज़ाकरात हैं, लास्ट वीला में मैंने आपको बताया था जी कि मुज़ाकरात होने ही होने हैं। उस वक्त भी खबरें ये आ रही थी जी कि ईरानी वफ्द जो है वो ये कह रहे हैं कि पहले लबनान में सीज़ फायर हो, फिर उसके बाद हम मानेंगे। वो आ नहीं रहे। जेडी वैंस जो है वो रवाना होंगे नहीं होंगे, लेकिन खैर अब कन्फर्म हो गया है कि पाकिस्तान में चूंकि अभी जो है वो तकरीबन फजर के बाद का टाइम है, तो कुछ देर बाद सुबह होते ही तकरीबन 9-10 जब होंगे, तो इसी टाइम के करीब करीब बाकायदा आगाज़ जो है वो मुज़ाकरात का हो जाएगा अमेरिका और ईरान के दरमियान। अमरीकी जो वॉइस नायब सदर है जी जेडी वैंस, अच्छा एक तो वो लीड कर रहे हैं, इसके अलावा उनके साथ विक्टोफ और कुशनर जो हैं, ये दो भी उसके साथ शामिल होंगे मुज़ाकरात में। बहरहाल जी यहाँ पर कैच ये है और इम्पोर्टेंट खबर यहाँ पर ये है कि विटकॉफ और कुशनर, ठीक है, ये इन दोनों के हवाले से ये कहा जा रहा है जी ये असल में इसराइल के नुमाइंदे हैं। जेडी वैंस जो है वो तो ठीक है, एक तो इस जंग के भी वो खिलाफ थे, ट्रंप से उनका इख्तलाफ भी था, और इवन के ईरान भी जो माना है मुज़ाकरात के लिए वो भी इस वजह से था कि जेडी वैंस जो है उनका नाम भी शामिल था, और इसी वजह से मुज़ाकरात हो भी रहे हैं। जहाँ तक विक्टोफ और कुशनर का ताल्लुक है जी, इनके हवाले से नजम सेठी ने भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ, फिर आगे इसकी तफसीलात मजीद आपको बताता हूँ। जो टीम आ रही है इसमें वो दो लोग आ रहे हैं जो इसराइली लोग हैं, वो असल में इसराइल के एजेंट हैं, विक्टोफ और कुशनर। इनको यही कहा जाता है कि वो इसराइल के तर्जुमान हैं। यही वो दो लोग हैं जिन्होंने आखिरी मीटिंग को सबूताज किया, यानी कि इससे पहले जो मुज़ाकरात चल रहे थे ना ईरान के साथ, और उन मुज़ाकरात के दौरान ही जो हमला है ना वो ईरान पर अमेरिका की जानिब से किया गया। तो बुनियादी तौर पर उसमें भी यही दो लोग थे, और असल में ये दो लोग नहीं चाहते कि मुज़ाकरात कामयाब हो, और उनके पीछे कौन है? इसराइल है, जाहिर सी बात है, और ये इसराइल के नुमाइंदे हैं, और इसराइल असल में नहीं चाहता कि जो जंगबंदी है वो हो। और पहले भी इसी तरह से किया गया, मुज़ाकरात के नाम पर चीज़ों को लटकाया गया, उसके बाद तैयारी अपनी की गई, और मुकम्मल जो अटैक है वो ईरान के ऊपर किया गया, लेकिन बाद में फिर मुंह की जो है वो खानी पड़ी। बहरहाल ईरान को लारी लपा लगाए रखा, कहा गया सारा न्यूक्लियर इशू सेटल हो गया, ईरान ने बातें मान ली, सारा कुछ हो गया, और फिर उठकर चले गए और इसके अगले दिन हमला कर दिया। इनका इस वक्त एजेंडा ये था कि बातें करो, चलाओ इसको, इतनी देर में हम हमला करने की तैयारी करते हैं। ये नजम सेठी सीनियर साफी जो उनकी जानिब से कहा गया है, और अभी भी इनके हवाले से इस बात का जो है वो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये जो दो आए हैं ना, इनकी ये कोशिश होगी जी कि जो मुज़ाकरात है ना वो सबूताज ही हो, मतलब है कि इस किस्म की वो बातें करेंगे या इस किस्म का अपना जो सख्त मौक़िफ़ है वो पेश करेंगे कि शायद वो उधर से भी कबूल ना हो या लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं होंगे। बहरहाल जेडी वैंस अब कैसे इन तमाम दर चीज़ों को टैकल करते हैं, क्योंकि उन्हीं की सरबराही में ही ये दोनों आ रहे हैं, लीड असल में वही कर रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें फैक्टर है कि पहले के जो मुज़ाकरात थे वो इन्हीं दोनों की वजह से सबूताज हुए, और अब जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इनमें भी यही दोनों जो है वो शामिल हैं। फिर इसके साथ ही जी इसमें एक और भी डेवलपमेंट हुई है। अमरीकी सदर जो है वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं जी कि ईरान मुकम्मल तौर पर हार गया, उनकी बहरिया दीगर अफवाज हमने ख़त्म कर दी हैं, उनको पीछे धकेल दिया है, और उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है मासवा इसके कि वो जो है वो मुज़ाकरात कर लें, और अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो हमारी फ़ौजें वहाँ पर खड़ी हुई हैं, हम जो हमला है वो कर देंगे। दूसरी तरफ ईरान जो है उन्होंने भी चलने से पहले अपनी शराइत रख दी थी, और उन्होंने कहा था जी लबनान पर जो जंग बंदी है लबनान के हवाले से वो होगी। इसके अलावा एसेट्स जो है तकरीबन कुछ 6-7 अरब डॉलर के एसेट्स हैं उनके, वो भी अनफ्रीज करने का उन्होंने कहा है।
तो मुज़ाकरात का जब आगाज़ होगा तो ये चीज़ें पहले डिस्कस होंगी, फिर इसके बाद आगे जाएंगे जी कि ये हमारे मुज़ाकरात हैं, ये आप बातें माने, फिर दूसरी तरफ से जो पदानुकात अमेरिका के वो भी सामने आएंगे। तो ईरान को यहाँ पर अपनी हैसियत का भी अंदाज़ा हो चुका है और इस जंग में जितना ज़्यादा वो आगे गए हैं उनको ये मालूम हो गया है कि हमने गीची से पकड़ लिया है ट्रंप को, गिरबान से हमने पकड़ लिया है ट्रंप को, ज़मीनी तौर के ऊपर वो फौजें दाखिल नहीं कर सकता, अगर वो करेगा तो वो मार खाएगा। और जिस तरह से हमने ट्रंप को काबू किया हुआ है, मुज़ाकरात अब उसकी ज़रूरत है, तो इसलिए हमने ऐसा नहीं करना कि बस झुक कर तो उनकी जो बातें वो मान लेनी है। एक सख्त मौक़िफ़ भी अपनाया हुआ है और अपनी बातें भी मनवानी है। खास तौर पर अबनाए हरम्स के हवाले से बातें मनवानी है जी कि अबनाए हरम्स को हमारे कंट्रोल में ही होगा और हम इस पर से जो टैक्स है ना, जो फीस है वो ज़रूर चार्ज करेंगे। जबकि ट्रंप ये कहते हैं जी कि नहीं, कोई फीस चार्ज नहीं होगी, अबनाए हरम्स भी खुलेगा और उसी तरह से जो आमदोरफ्त है वो होगी। तो अब इस मामले के ऊपर कैसे जो है वो किसी एक नुक्ते के ऊपर दोनों आते हैं, ये तो सुबह जो मुज़ाकरात होंगे दोनों के दरमियान पैगाम वो उसमें पता चलेगा। बहरहाल एक और भी इसमें खबर आपको बताता चलूँ कि जो ये मुज़ाकरात ऐसा नहीं होगा कि दोनों वफूद आमने सामने बैठे हुए हैं। होगा ये जी कि एक कमरे में एक वफ्द बैठा होगा अमरीकी, दूसरे कमरे में ईरानी वफ्द बैठा होगा और पाकिस्तान जो है दोनों का पैगाम इधर उधर पहुंचाएगा और फिर उसके बाद अगर किसी पॉइंट के ऊपर एग्रीमेंट होता है, करीब पहुंचते हैं, तो फिर हो सकता है दोनों आमने सामने जो है बैठ जाए। बाकी इनकी कोई मीडिया में जो तस्वीर वगैरह वो जारी नहीं होगी। ईरानी वफ्द ने कहा है कि हम इनके साथ कोई जो तस्वीर है वो नहीं खिंचवाएंगे जी, इन्होंने जो कुछ ईरान के साथ किया है। तो ये भी एक इसमें बीच मतलब एक ज़िमनी खबर थी, मैंने कहा ये भी आपसे शेयर करता चलूँ जी। अच्छा, नेक्स्ट जी जो आपसे शेयर करनी है मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से और कुछ अरब ममालिक के हवाले से। अच्छा जी, एक अफवाह, क्योंकि इन सारे मुज़ाकरात के दौरान जी प्रोपेगेंडा भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। एक तो भारत भी बहुत सारा प्रोपेगेंडा कर रहा है जी, मैं बल्कि भारतीय चैनल एक देख रहा था और लिटरली मुझे हंसी आ गई। और खबर ये दी जा रही थी कि जेडी वैंस का जो जहाज़ है ना, उन्होंने अपने जहाज़ का जो रुख है वो मोड़ लिया है और वो वापस यूएसए जा रहे हैं और मुज़ाकरात नहीं होने वाले। और फिर एक और जो कुछ इस वक्त फेक खबरें या प्रोपेगेंडा चल रहा है जी कि अरब ममालिक जो है वो पाकिस्तान से नाराज़ हैं क्योंकि इन मुज़ाकरात में वो उनको शामिल नहीं किया गया। अच्छा, दोनों का मैं जो काउंटर है वो करता हूँ। एक तो जेडी वैंस के हवाले से ये इतलात आ रही हैं जी कि उनका जो जहाज़ का रुख है ना वो वापस यूएस की तरफ नहीं गुजरा। यूएस और पाकिस्तान अच्छा खासा लंबा रास्ता है, ये नहीं है कि 2-3 घंटे के अंदर आप यूएस से पाकिस्तान में एरोप्लेन में आ जाते हैं, अच्छा खासा लंबा रास्ता है। तो वो रास्ते में रुके हैं जी फ्रांस में या किसी और कंट्री में, वहाँ पर रुके हैं और वहाँ से दोबारा मतलब थोड़ा सा रेस्ट के बाद दोबारा पाकिस्तान जो है वो चलेंगे और फिर उसके बाद पाकिस्तान उन्हें आना ही आना है, पाकिस्तान पहुँचना ही पहुँचना है। ईरानी वफ्द जो है वो पहुँच चुका है और जो एडवांस एक वफ्द होता है ना अमेरिका का, वो भी ऑलरेडी पाकिस्तान पहुंचा हुआ है। यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल है, सिर्फ जेडी वैंस जो है वो आ रहे हैं, ठीक है। तो बाकी एडवांस वफ्द यहाँ पर पहुंचा हुआ है, तो इसलिए कि जहाज़ का रुख उनका ऐसा नहीं है कि वापस यूएस की तरफ चला गया है। वो पाकिस्तान जो है वो अब से हो सकता है कि 1-2 घंटे वो पाकिस्तान पहुंच भी जाए, क्योंकि जो सारी मूवमेंट है ना वो अब ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल पब्लिक रखी जा रही है कि एक एक मूवमेंट कब दाया जा, अब ऐसे है। तो बहरहाल जी ये जो मुज़ाकरात नहीं, ये असल में अमेरिका की भी ज़रूरत है कि ये मुज़ाकरात हो और ये जो जंगबंदी है वो हो। तो इसलिए इन खबरों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इन प्रोपेगेंडों में पढ़ने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। जो मुज़ाकरात है ना वो तो हर सूरत में होंगे। अब मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलता है, वो नाकाम होते हैं, कामयाब होते हैं, ये अब अलहदा की बातें हैं। लेकिन जब 2 फरीक बैठते हैं ना टेबल पर और फिर तीसरा फरीक भी बैठता है, तीसरा फरीक भी मौजूद होता है कि वो किसी तरह से कोशिश करता है दोनों में सुलह करवा दे, तो फिर कोई ना कोई जो हल है ना वो ज़रूर निकल ही आता है। ऐसा नहीं होता कोई हल ना निकले। तो उम्मीद भी यही है और उम्मीद अच्छे की ही रखनी चाहिए खैर कि इन मुज़ाकरात से कोई जो हल है वो निकल आएगा और ये जो जंगबंदी है ये परमानेंट तौर पर हो जाएगी। और एक और बात भी आपको बताता चलूँ कि जंगबंदी सिर्फ ईरान की हद तक नहीं बल्कि लेबनान में भी जो जंगबंदी है वो होगी। इसके साथ ही जी जहाँ तक अरब ममालिक का ताल्लुक है या सऊदी अरब का ताल्लुक है कि इन ममालिक को शामिल नहीं किया गया। देखिए जंग किन 2 ममालिक के दरमियान चल रही है, इसराइल इवन के इसराइल भी ठीक है पीछे है, लेकिन असल में अमेरिका और ईरान जो है ये दोनों आमने सामने हैं। अरब ममालिक की तो जंग नहीं चल रही ना, या सऊदिया की तो ईरान के साथ जंग नहीं चल रही ना। सऊदिया में से जो अटैक्स हुए हैं वो भी जो अमेरिकी बेसिस थी ना सऊदिया में, वहाँ से अटैक्स हुए थे और वो बाद में सऊदिया ने कह भी दिया कि तबाह हो चुकी हैं। और सऊदी और ईरान तो आमने सामने नहीं आए ना, तो जबकि ये दोनों आमने सामने है ही नहीं, तो इन दोनों ने किस चीज़ के जो मुज़ाकरात है वो करने हैं। असल मुज़ाकरात तो वहीं पर होने हैं ना, ईरान और अमेरिका के दरमियान। और फिर आप ये भी देखें कि अगर कुछ नाराज़गी होती भी मोहम्मद बिन सलमान या सऊदिया की पाकिस्तान से, तो सऊदिया के जो वज़ीर ख़जाना है वो क्यों आए हुए हैं पाकिस्तान।
तो वज़ीर ख़जाना का पाकिस्तान आने का मतलब ये है कि कोई बड़ी जो फाइनेंशियल डील है ना वो होने जा रही है, या ये भी हो सकता है कि इन मुज़ाकरात में उनका भी जो है वो कोई इम्पैक्ट इनपुट जो है वो हो, या कोई गारंटर के तौर पर हो, इस तरह से भी कोई चीज़ हो सकती है। क्योंकि ईरान ने ऑलरेडी ये कह दिया हुआ है कि चीन बतौर ज़ामन इन मुज़ाकरात में जो है वो होगा, तो इस किस्म की भी चीज़ हो सकती है। क्लियरिटी बहुत सारी चीज़ों के हवाले से इसलिए भी सामने नहीं आ रही क्योंकि मुकम्मल तौर पर पाबंदी ही है जहाँ पर मुज़ाकरात चल रहे हैं। इस्लामाबाद में तो आप यूँ समझेंगे जो डी चौक है ना, वहाँ पर तो कर्फ्यू ही लगा हुआ है, ठीक है। वहाँ पर तो आप परिंदा जो है पर नहीं मार सकता, मुहावरतन बात जो है वो कर रहा हूँ। तो जो भी खबर सामने आ रही है मुज़ाकरात को लेकर, वो एक ऑफिशियल जो सोर्सेज है ना, जैसा एक प्रेस रिलीज होती है उसी तरीके से ही आ सकती हैं। बाकी डॉट कनेक्टिंग करके जो कुछ खबरें थी जो आलमी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है या खासतौर पर जो ईरानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, उससे डॉट कनेक्टिंग करके मैंने आपके सामने जो है वो रख दी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो मुज़ाकरात हैं वो होने जा रहे हैं। और अगर कोई ये समझता है कि ईरान जो है वो बहुत सारी शायद मतलब पीछे हो जाए, ईरान की जो पोजीशन है ना वो अब ज़्यादा मुस्तहकम हो गई है। हाँ, अब ये जो दो लोग मजीद आए हैं, इन्होंने पहले भी सबूताज जो है वो किए हैं, अब इनको जेडी वैंस कैसे हैंडल करते हैं वो, या वो ये कैसे लीड करते हैं, ये उनकी स्किल्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। बहरहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट जो मरहला है ना वो शुरू हो चुका है, और आज का दिन भी खासतौर पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के दिन में ये मालूम हो जाएगा, अगर कोई खबर नहीं भी आती ना तो इस तरह से मालूम हो जाएगा। अगर मुज़ाकरात आगे नहीं चले, दोनों वफूद वापस चले गए, तो उसके बाद फिर वहाँ से भी जो बहुत सारे अंदाजे हैं वो लगाए जा सकते हैं कि मुज़ाकरात का आखिर क्या बना है। बहरहाल जहाँ तक इसराइल की बात की जाए तो मुज़ाकरात को नुकसान पहुँचाने के हवाले से इसहाक डार जो कि वज़ीर ख़ज़ाना नायब वज़ीर आज़म हैं जी, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दी हुई है कि मुज़ाकरात के हम करीब पहुँचते हैं, इसराइल जो है वो ख़राब कर देता है। और फिर उसके बाद ख्वाजा आसिफ जो है वो भी स्टेटमेंट दे चुके हैं जी, और वो भी इसराइल को जो उनकी असल हकीकत है वो दिखा चुके हैं। बहरहाल उनकी ट्वीट के ऊपर तो अच्छा खासा जो रद्द-ए-अमल है ना वो भी इसराइल से आया, इवन के वहाँ से जो धमकी है वो भी पाकिस्तान के हवाले से आई। बहरहाल उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब जो थे उन्होंने ट्वीट भी डिलीट कर दी, और उनकी ट्वीट डिलीट करने के पीछे जो रीज़न बताई जाती है वो यही है जी कि ज़ाहिर सी बात है मौजूदा जो पाकिस्तानी हुकूमत है, हुकाम है, उन्होंने ही ख्वाजा साहब से कहा जी कि इधर मुज़ाकरात चल रहे हैं, हमारा बतौर मतलब है कि रोल यहाँ पर क्या है, आपने बीच में क्या जो लुच है वो तुल दी हुई है। तो शायद इस बुनियाद पर उनकी जाने से जो ट्वीट थी ना वो डिलीट कर दी गई। बहरहाल इस चीज़ के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जो प्रोपेगेंडा वो हुआ, भारत इस चीज़ को खास तौर पर लेकर काफ़ी जो प्रोपेगेंडा था वो कर रहा था। वो ये कह रहे थे जी कि देखे ना कि पाकिस्तान तो कह रहा है जी कि मैं न्यूट्रल हूँ, अगर न्यूट्रल है तो वो कैसे इसराइल के हवाले से मतलब है कि उसका असल जो चेहरा वो उसको दिखा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर फिर एक और चीज़ है कि भाई मुज़ाकरात किसके दरमियान हो रहे हैं, अमेरिका और ईरान के दरमियान हो रहे हैं, तो अगर पाकिस्तान इसराइल के हवाले से कुछ कहता है तो फिर पाकिस्तान की न्यूट्रलिटी के ऊपर कैसे सवाल जो है वो उठ सकता है। बहरहाल स्टिल मैं कह रहा हूँ ना बहुत सारे जो प्रोपेगेंडे हैं वो भी हो रहे हैं, तो उन चीज़ों से भी आपने बचना है। तो ये जी आज कुछ आम तीन तफसीलात थी। मज़ीद इस हवाले से मज़ीद जो भी होता है आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। राय का सर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।